हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। इस आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 मीन्स आज की एक्सरसाइज 5.4 को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और जो चैप्टर है आपका क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको भी आज हम द एंड बोलेंगे। यानी कि आज आपका एक्सरसाइज 5.4 के साथ में आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो आपका जो एक्सरसाइज 5.4 एक्सरसाइज है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। खासकर जब अभी हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन मैं अभी लिखा हूँ आपके पास, ठीक है। लिख इसलिए दिया हूँ क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी बुक तो है। मैं हर बार बोलता हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रख करके क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया करिए या फिर लेक्चर देखा करिए, ठीक है। उससे क्या रहेगा ना कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कभी कभी चीज़ें गलत दिख जाती हैं तो आप बुक्स में अच्छे से रीड कर लोगे, आप मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले चीज़ें रीड कर लोगे, है कि नहीं। थोड़ा आप मुझसे एक कदम आगे चलोगे तो चीज़ें अच्छे से और समझ में आती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर आप रफ और पेन लेकर के बैठोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी और अच्छे से मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए तो हम आप मेरे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बस मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। जब आपको एक्सप्लेन हो जाए, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आप मेरा क्वेश्चन देखिए जब आपसे ना हो पाए तब, ठीक है। अगर हो भी जाता है तब भी आप मेरा एक बार सोल्यूशन जरूर देख लिया करेगी। हो सकता है मैंने दूसरी तरीके से किया, आपने दूसरी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोला गया, विच टर्म ऑफ द एपी, जो ये एपी दी है, इस एपी का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। हमें क्या बताना है, हमें इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है। क्या बताना है हमें, इस एपी का जो एपी दी हुई है 121, 117, 113, डैश, इस एपी का हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है। पहले तो ये चेक करते हैं क्या इसमें नेगेटिव टर्म हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल इस नेगेटिव टर्म मिलेगा। क्यों, देखिए आपकी जो एपी है वो डिक्रीज़ हो रही है। देखिए पहले 121 है, फिर 117 है, फिर 113, ऐसे कर करके कभी ना कभी आपका 0 आएगा, फिर 0 के बाद नेगेटिव में वैल्यू आएंगी 110%, ठीक। इट मीन्स आपकी क्योंकि जीपी जो आपकी एपी है क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, घट रही है, इसलिए यहाँ पर आपको जो टर्म्स मिलेंगे वो नेगेटिव टर्म्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें तो पता नहीं कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो हम क्या मान लेंगे, हमें मानेंगे कि जब हमें पता नहीं है कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो हम उसे मान लेंगे यहाँ पर वो nth नेगेटिव टर्म है। कौन सा टर्म है वो, nth नेगेटिव टर्म, क्योंकि हमें पता है कि इस एपी में नेगेटिव टर्म आएगा, बट कौन सा टर्म होगा ये हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे वो nवां नेगेटिव टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, nवां नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। हम सोल्यूशन देख रहे हैं, कौन सा, हम सोल्यूशन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ओके। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो एपी दी हुई है वो एपी क्या है, गिवन है, क्या गिवन है, हमें एपी गिवन है, क्या गिवन है, देखिए 121, 117, 113, ठीक है, हमारा डैश डैश डैश, ये एपी हमें दी हुई है, ठीक है। फिर हमने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट निगेटिव, देखिए मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा ऐसे लिखिएगा, यदि एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे। फर्स्ट निगेटिव टर्म इज nth, ठीक है। मतलब कि हमने मान लिया कि वो कौन सा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो nवां नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखना है, हमें आगे कुछ भी ज़्यादा नहीं देखना। हम क्या करेंगे, इस एपी की हेल्प से सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, 121, कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना आप जानते हो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, तो क्या हो जाता है T2 माइनस T1, T2 है 117 माइनस का 121, तो आपको मिलेगा माइनस का 4, तो कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिल गया, माइनस का 4, फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 121। तो आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी एपी का कोई भी टर्म फाइंड आउट करने जाते हो तो आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना होता है कि आप जनरल टर्म की फॉर्मूले की हेल्प से कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो उस एपी का। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या कहता है, वो ये कहता है कि an, क्या बोलेंगे हम, an इज इक्वल टू में, देखिए क्या बोला गया, लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज nth, ठीक है, यानी nवां टर्म जो होगा आपका वो nth टर्म है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, an, कि कौन सा टर्म है वो आपका nवां टर्म है, ठीक है। तो nवां टर्म को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, an इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ, an इज इक्वल टू में नेगेटिव। हमने मान लिया कि जो an होगा वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, an इज़ लेस देन 0, क्यों, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है कि 0 से कम, यानी जो an की वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या होगी, 0 से कम होगी, तभी तो जाकर के आपको वो नेगेटिव मिलेगा ना। इसलिए हमने an इज इक्वल टू नेगेटिव क्या लिख दिया, an इज लेस देन 0, यानी an की जो वैल्यू है वो 0 से कम, इट मीन्स वो नेगेटिव है। तो an को हम क्या लिख सकते हैं, an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d लेस देन 0,
ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म कितना है आपका 121 है, फर्स्ट टर्म 121 है, प्लस का n हमें फाइंड आउट करना है, तो ऐसे रहेंगे। कॉमन डिफरेंस आपके पास -4 है, लेस देन 0 हो गया। ठीक है, अब इस -4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 121 माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस का 4 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक सोल्यूशन इधर देखते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम इस 121 प्लस 4 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 125 माइनस का 4n लेस देन 0। ठीक है, उसके बाद हम सोच रहे हैं ये -4n है। देखिए ये आपका इनक्वालिटी का साइन होता है, जो लेस देन 0 मैंने लिखा है ना, इसको बोलते हैं अपन इनइक्वालिटी का साइन। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आप इनइक्वालिटी पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इनक्वालिटी को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। जब इनक्वालिटी के केसेस आ जाते हैं या इनक्वालिटी की क्वेश्चन बनती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम डायरेक्टली बोलते तो हैं कि इसको -4n नहीं उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बट हम ऐसे नहीं करते। हम बोलते हैं बोथ साइड +4n ऐड करने पर, इधर भी +4n और इधर भी +4n ऐड करते हैं। जब ऐड करते हैं तो यहाँ से 4n कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ बचता है आपके पास 4n बचता है। ठीक है, इट मीन्स हम इसको क्या बोलते हैं, 4n तो यहाँ पे मिलेगा, इसलिए चाहे आप इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो, चाहे वो साइड 4n ऐड कर दो। तो कहने का मतलब मेरी ये नॉर्मल कि जब आप इनक्वालिटी पढ़ते हो तो वहाँ पर आप पूरा रूल वाइज चलोगे, बट यहाँ पे आप इनक्वालिटी तो पढ़ नहीं रहे हो, तो आप इसलिए डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्या बोलोगे आप 125, ये माइनस का उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 4n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें n की वैल्यू निकाल लेती है। 4 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जब भेजेंगे इसको डिवाइड में हो जाएगा, या फिर हम बोलें बोथ साइड 4 का डिवाइड करने पर, जब बोथ साइड 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 125 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा लेस देन n। देखिए मेरे कहने का मतलब है ना, इनइक्वालिटी को हम सॉल्व जो कहते हैं ना, वो हम डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि इसको उधर भेज देंगे, हम इसको डायरेक्टली उधर नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का तो साइन लगा नहीं हुआ, इसलिए हम बोलते हैं बोथ साइड 4n ऐड करने पर। अब यहाँ पे देखिए 125 लेस देन 4n लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 4 को हम इधर ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का तो साइन लगा नहीं हुआ है। तो हम बोलेंगे क्या करेंगे, बोथ साइड 4 का डिवाइड करने। जब अपन बोथ साइड 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 125/4 बचा रह जाएगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखिए आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलेगा 31 देखिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा फिर कितना 5 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 25, यानी कि आपको 31.25 लगभग कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, वो भी लेस देन n मिलेगा। यानी आपने क्या देखा कि जो n की वैल्यू आपको मिल रही है, वो n की वैल्यू 31.25 से बड़ी मिल रही है। n की वैल्यू कैसी है, n क्या आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, n की वैल्यू 31.25 से बड़ी मिल रही है। आप ये भी देख रहे हो कि n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती। n हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। n क्या डिनोट करता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, n की वैल्यू यहाँ 31.25 से ग्रेटर है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम प्रीफर करेंगे n इक्वल टू में 32। तो हम क्या बोलेंगे, n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 32। इट मीन्स जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा आपका वो 32 टर्म्स होगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, A32, क्या लिखेंगे यहाँ पर A32, यानी जो 32th टर्म होगा आपका वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया आपको, यहीं पे ध्यान रखना। पहली चीज़ क्या, 31.25 लेस देन n लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ आना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समझते हैं मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया कि n तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, बट यहाँ पर तो हमारे डेसिमल में वैल्यू मिल रही है, जो कि हम n हो नहीं सकती कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में, तो हम गलत कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ये डेसिमल में ही आएगा, बट n की वैल्यू यहाँ क्या बोलेगी, ग्रेटर देन। इससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो हम क्या लेंगे, 31.25 से बड़ा कौन ले लेंगे, 32 डायरेक्टली ले लेंगे, क्योंकि हम फ्रैक्शनल वैल्यू प्रीफर नहीं करते हैं। तो यहाँ से n इक्वल टू 32 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 32 जो टर्म होगा आपका वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा इस AP का। बात समझ में आ गया आप सभी को इतनी। अगर आप चाहो चेक करना अपना आंसर, तो आप क्या करो, an में 32 डालो, जब an का फॉर्मूला लगाओ। जैसे अगर आप चेक करना चाहते हो आपका आंसर कि फर्स्ट निगेटिव टर्म आपको मतलब निगेटिव टर्म मिलेगा कि नहीं, तो आप क्या करो, देखो an इक्वल टू आप फॉर्मूला लगाओ a प्लस n-1 इंटू में d। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ कि आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए an है, n की वैल्यू कितनी है, हम 32 टर्म चेक कर रहे हैं। कौन सा 32 है, हम 32 टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आप n की प्लेस पे 32 पुट कर दो। तो पुट करोगे जब, तो फर्स्ट टर्म कितना है 121 है, प्लस का 32 माइनस 1 करेंगे तो 31 इंटू में कॉमन डिफरेंस माइनस का 4 है, तो यहाँ जाएगा 121, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 124 हो भी माइनस का 124 हो जाएगा। और जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो देखिए माइनस कितना मिलेगा आपको, माइनस का 3 मिल जाएगा। देखिए आपको जो फर्स्ट निगेटिव टर्म मिला वो कितना मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। समझ में बात आ गई आपको इतनी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए जब भी आप AP के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो AP के क्वेश्चंस को तब तक रीड करिए जब तक आपको उसको क्लियर ना हो जाए कि आखिर क्वेश्चन में बोला क्या गया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। उसको फील करिए, उसको आप अपने से रिलेट करके अपनी लैंग्वेज में पढ़िए अच्छे से, उसको अपने लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा AP के क्वेश्चन करने में।
एपी के क्वेश्चंस बहुत करने में मज़ा आती है, बट आप उसको अच्छे से रीड करो, अच्छे से पढ़ो, उसके फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखो, सारे टर्म्स उसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर रखो, तो बहुत मज़ा आता पढ़ने में, ठीक है ना। अगर आपको कहीं ना कहीं अगर नहीं समझ में आ रही है बातें मेरी, तो आपने कहीं ना कुछ ऐसा मिस किया है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस को समझने में, ठीक है ना। इसलिए अगर आपको अभी प्रॉब्लम है तो आप मेरे सारे लेक्चर्स देखिए स्टार्टिंग टू एंड तक, आपके सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन्थ टर्म, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन्थ टर्म कितना दिया गया आपको, ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। उनका प्रोडक्ट कितना दिया गया आपको, 8 दे दिया गया। उनका सम थर्ड और सेवन्थ टर्म का सम आपको दिया गया है 6 और उन्हीं थर्ड एंड सेवन्थ टर्म का जो प्रोडक्ट दिया गया आपको 8 दे दिया गया। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। तो आपको फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि आपको S16 फाइंड आउट करना है। ये सोल्यूशन किसका देख रहे हैं हम, सोल्यूशन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। हमें फर्स्ट 16 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हमें S16 फाइंड आउट करना है। उसने हमसे S16 फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, इट मीन्स उसने दे दिया हमें n = 16, पहली चीज़ उसने दे दी। उसके बाद क्वेश्चन में जो गिवन है हम चेक करते हैं उसको, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें क्वेश्चन में पहली चीज़, पहली कंडीशन उसने क्या दे दी कि थर्ड टर्म यानी कि T3, ठीक है, सेवन्थ टर्म यानी कि T7 = में 6। थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म का जो सम है वो आपको 6 दिया हुआ है। आप बहुत अच्छे से जानते हो थर्ड टर्म का मतलब होता है A+2D, है कि नहीं। सेवन्थ टर्म का मतलब होता है A+6D = में 6। ये सब हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए A+A कितना हो गया 2A + 2D + 6D कितना हो गया 8D = में 6 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ बचेगा आपके पास A+4D = आपके पास बचेगा 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो यहाँ मिल गया आपको A+4D = में 3। यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। A की वैल्यू आपको मिलेगी 3 - 4D, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन हमसे क्या बोली गई है, बोली गई है कि थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया गया आपको 8 दे दिया गया है। तो थर्ड टर्म यानी कि T3 × में T7 = आपको कितना दिया गया 8 दे दिया गया है। बात समझ में आ रही है आपको इतनी, ठीक है। अब देखिए थर्ड टर्म का मतलब होता है A+2D × में सेवन्थ टर्म का मतलब क्या होता है A+6D और = में 8। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 16 टर्म का सम फाइंड आउट करना है तो सम के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे अपन, Sn = में n/2 2a + n - 1 × में d। यही तो फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्योंकि हमें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता हो जाएगा इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से। बट हमें इन दोनों की हेल्प से फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो हमें पता चल गया, क्योंकि n तो हमें पता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी। 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 अननोन है तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए हम वहाँ से क्या करेंगे, एक को हटाएंगे, चाहे फर्स्ट टर्म को हटाएं चाहे कॉमन डिफरेंस। जब तक कि हटाएंगे नहीं हमारे पास किसी एक की वैल्यू मिलेगी नहीं। जब एक की वैल्यू मिल जाएगी दूसरे का फॉर्म फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो कैसे हटाएंगे, यहाँ से A की वैल्यू A = 3 - 4D हमने निकाला है ना, इस वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे और A को रिप्लेस कर देंगे D से। तो बोलेंगे जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 - 4D, ठीक है, सॉरी 3 - 4D + 2D, फिर यहाँ आएगा 3 - 4D + 6D = में 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 - 4D + 2D कितना हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3 - 2D हो जाएगा, 3 - 2D, ठीक है, इनटू में यहाँ हो जाएगा 3 + 2D = में 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ब्रैकेट में A - B, एक ब्रैकेट में A+B। मैंने जब आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था वहाँ पर बताया था कि एक ब्रैकेट में A - B, एक ब्रैकेट में A+B का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B²। जिन्हें स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है प्लीज़ वो याद कर लें। बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। तो 3 - 2D 3 + 2D को हम क्या लिख सकते हैं, A² - B²। A² मतलब 3 का स्क्वायर, B² का मतलब 2D का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, वेरी गुड। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 2D का स्क्वायर हो जाएगा 4D² = में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ, ये हमें D की वैल्यू निकालनी, तो हम इसको माइनस का उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, ये 8 प्लस का इधर आकर के माइनस हो जाएगा। 9 - 8 = हो जाएगा 4D²। 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, ये 1/4 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/4 = में D² होगा। अगर यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर वहाँ से हटेगा तो इस पर रूट लगेगा। जब रूट लगेगा तो देखिए यहाँ D की वैल्यू क्या मिलेगी, D = में ±√1/4
4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगी वैल्यू ±1/2। तो आपने क्या देखा यहाँ से कॉमन डिफरेंस यानी डी की जो वैल्यू मिली आपको 2 मिली, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिली। आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू मिलेगी आपको -1/2 मिलेगी। चलिए अब देखिए, अब आपको आगे कंडीशन में बताता हूँ। अगर आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -1/2 मिली तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, देखिए समझिएगा इस बात को। देखिए इक्वेशन आपकी ये बनी थी, तो देखिए हमारे पास तो डी की वैल्यू मिली, डी की वैल्यू मिली क्या, एक तो 1/2 मिली और दूसरी क्या मिली, डी की वैल्यू -1/2, 2 वैल्यूज़ मिली, ठीक है। तो देखिए जब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ए की वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, ए इक्वल टू में 3 माइनस, यहाँ लिख देते हैं पुट डी इक्वल टू 1/2, पुट डी इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, ए इक्वल टू में 3 माइनस का 4 इंटू में 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का 2 यानी कि 1। तो आपको फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा, ए इक्वल टू 1 कब, जब आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना था, डी इक्वल टू 1/2 था, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगेन यहाँ पे हम एक लाइन बोलेंगे क्या, पुट डी इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आपको ए इक्वल टू मिलेगा 3 माइनस का 4 इंटू में माइनस का 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ जाएगा 3 2 5, यानी फर्स्ट टर्म आपको यहाँ कितना मिलेगा, 5 मिला जब डी की वैल्यू -1/2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको 1 मिला जब डी की वैल्यू 1/2 थी। मेरी बात समझ में आ गई आपको इतनी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी 2 मिली, फर्स्ट टर्म की वैल्यूज़ भी 2 मिली, इसका मतलब हमारे पास सम भी अलग अलग मिलेंगे, यानी कि जब फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 हो, कॉमन डिफरेंस 1 हो, तो 16 टर्म का सम निकालना, फर्स्ट 16 टर्म का सम कुछ और आएगा। जब फर्स्ट टर्म 5 हो, कॉमन डिफरेंस -1/2 हो, तो फर्स्ट 16 टर्म का सम कुछ और आएगा। तो हम दोनों केसेस में सम फाइंड आउट करेंगे। चलिए जब हम बोलेंगे when a इज इक्वल टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि एंड d इज इक्वल टू 1/2, देन S16 इज इक्वल टू 16/2, 2 इंटू में 1 प्लस का 16 माइनस 1 इंटू में d यानी कि 1/2, ठीक है। ऐसा होगा 2 8 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 प्लस का 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से अपन ले लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम ले लेंगे यहाँ से 2 2 ज़ा 4 प्लस का 15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया और इक्वल टू इंटू में कितना है आपके पास है, इंटू में 8 है। यहाँ पे S16 हम फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे क्या था आपके पास 8 इंटू में 2/1 प्लस 15/2, एलसीएम लिया 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया प्लस का 15 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। और इंटू में 8 आपके पास पहले से था ऑलरेडी, तो यहाँ से आप देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू में 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 19, क्योंकि 2 4 जा 8 कट कैंसिल हो जाएगा, 4 और 15 कितना हो गया 19, 14 9 जा कितना हो जाएगा 76। समझ में आ गई बात आपको इतनी, यानी कि फर्स्ट 16 टर्म का सम कितना मिल गया आपको, 76 मिल गया। कब, जब आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1/2 थी। बात समझ में आएगी आपको सभी को इतनी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्या, कि जब हमारे पास फर्स्ट टर्म वैल्यू कितनी है 5 है, कॉमन डिफरेंस -1/2 है, तो हमारे पास सम कितना मिलेगा। देखिए तो हम बोलेंगे कि S16 इक्वल टू वैन, सेकेंड कंडीशन निकालना है, वैन a इक्वल टू में 5, d इक्वल टू में -1/2, देन S16 इक्वल टू आपको मिलेगा 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस का n-1 इंटू में d, n-1 मतलब 16 - 1 इंटू में d कितना है माइनस का 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, प्लस माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में 1 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम आपको कितना मिलेगा 2 एलसीएम मिलेगा, तो 2 10 20 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 8, 20 - 15 करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ 5 4 जा 20 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5 इंटू में 4 और 5 4 जा 20, यानी S16 आपको कितना मिलेगा 20। देखिए जब आपके पास फर्स्ट टर्म 5 कॉमन डिफरेंस -1/2 है, तब आपके लिए S16 की वैल्यू 20 मिली, और जब आपके पास फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो आपके पास S16 की वैल्यू कितनी मिल गई, S16 इक्वल टू में 76 मिल गई। तो यहाँ से इस तरीके से आपके पास 2 आंसर्स आएंगे। बात समझ में आ गई आप सभी को इतनी। अभी तक मुझे जहाँ तक लगता है जिन स्टूडेंट्स को इन 2 क्वेश्चन में डाउट्स होंगे वो आराम से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने ईजी वे में आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया और उसका सोल्यूशन दिया मैंने आपको दे दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th के बारे में। ध्यान से समझिएगा उन क्वेश्चंस को, और हाँ
अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी बुक अपने पास नहीं रखी तो एनसीईआरटी बुक ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा और क्वेश्चन रीड करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बुक अपने पास ज़रूर रख लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा हेल्प मिल सके अच्छे से क्वेश्चन समझने के लिए, क्योंकि बुक रखेंगे तो आप क्या करेंगे, खुद से 2-3 बार रीड भी कर सकते हैं, है कि नहीं। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? चलिए ठीक है, इसी बात पे फिर हम बात करते हैं। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम ये रहा, देखिए सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। आपने लैडर देखा है, सभी ने देखा होगा, सभी के घर में भी हो सकता है, हो नहीं तो आस पड़ोस पे आपने देखा ही होगा लैडर। लैडर मीन्स सीढ़ी, आपने सीढ़ी देखी होगी, ठीक है। अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। आपने जब सीढ़ी देखी होगी तो सीढ़ी में आपने देखे होंगे उनके बीच में ऐसे से बीच बीच में क्या होता है, डंडा होता है। क्या होता है, उनके बीच में चढ़ने के लिए ऐसे ऐसे क्या होता है, डंडे लगे होते हैं। तो उन्हीं डंडे को हम लोग क्या बोलते हैं, रंग्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, रंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंग्स बोलते हैं। और जो रंग्स हैं उनको 25 सेंटीमीटर के पार्ट्स पे लगे हुए हैं। जो सीढ़ी है, लैडर है, उस लैडर में जो रंग्स लगे हुए हैं, उन रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है, रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो सीढ़ी है, सीढ़ी में जितने भी रंग्स लगे उन सभी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अरेंज किए गए हैं या लगाए गए हैं, ठीक है ना। फिर आगे सुनिए क्या बोला गया आपको, बोला गया द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। क्वेश्चन में बोला गया कि जो रंग्स हैं, उन रंग्स की जो लेंथ है, रंग्स की जो लेंथ है, ये बॉटम से टॉप तक के जाते समय क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि एक साथ डिक्रीज़ हो रही है, मतलब कि उनके अंदर की जो वैल्यू, जिनके बीच डिक्रीज़ होने की जो मतलब कहना, जैसे 45 सेंटीमीटर है तो जो दूसरी की जो लेंथ होगी ना, वो क्या होगी, इससे और इसके बीच में क्या होगी, जो डिफरेंस होगा, इनकी लेंथ के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी यूनिफॉर्मली, वो यूनिट में, एक यूनिफॉर्म में एक चेंज हो रहा है। ये नहीं कि पहले में अगर यहाँ 45 सेंटीमीटर है तो यहाँ कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है इसकी लेंथ में। बात समझ पा रहे हो मेरी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? नहीं समझ पा रहे हो, समझिए, फिर से समझा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो ये रंग्स की लेंथ है, जो रंग्स की लेंथ है, अगर यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर इसकी लेंथ कुछ ऐसी होगी कि इनके बीच का जो, इनकी लेंथ का जो डिफरेंस आएगा, इनकी लेंथ का जो डिफरेंस आएगा, वही इनकी बीच का लेंथ का डिफरेंस आएगा। दोनों की लेंथ का बीच का, जितने भी आप रंग्स देख रहे हो, सभी रंग्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये 45 है तो मान लीजिए अगर ये 40 है तो ये आपका कितना होगा, 35 होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बस जनरली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हो सकता है। जैसे कि देखिए 45 40 है, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, जब 45 में से अगर 40 आप माइनस करोगे तो आपको इनके बीच की लेंथ के बीच का डिफरेंस कितना मिला। अगर ये 45 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है, इनकी लेंथ के बीच का डिफरेंस कितना मिला आपको, 5 सेंटीमीटर का मिला। इनके बीच की भी लेंथ का डिफरेंस कितना मिला आपको, 5 सेंटीमीटर मिला। यानी कि यूनिफॉर्मली वो डिक्रीज हो रहा है, उनके डिफरेंस, उनकी लेंथ के बीच का, दो रंग्स के बीच का डिफरेंस कितना मिला आपको, लेंथ ऑफ बिटवीन टू रंग्स आपको कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है, मतलब कि कांस्टेंट मिल रहा है। यानी इस कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्मली का मतलब यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्मली वो डिक्रीज हो रहा है, बस। कहाँ से कहाँ तक, 45 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। बॉटम में जो पहला, जो बॉटम में जो सबसे नीचे आपको रंग मिल रहा है उसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है, और टॉप में जो सबसे पहला है उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, और बीच में जो रंग्स दिए हुए हैं उनकी लेंथ क्या है हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, अब यहाँ पे जो रंग्स की लेंथ है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही। इट मीन्स क्या, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से आपकी एक एपी बनेगी, जो सीक्वेंस बनी वो आपकी क्या होगी, एपी में होगी। क्या होगी, एपी में होगी। यहाँ से जो सीक्वेंस बनी, जैसे मान लीजिए पहला टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये होगा, थर्ड टर्म ये होगा, फोर्थ टर्म ये, फिर एनवा टर्म तो ये दिया हुआ, एन टर्म आपका ये दिया हुआ, फर्स्ट टर्म ये रहा, एन टर्म ये रहा। वैसे सेकंड टर्म भी कुछ होगा, थर्ड टर्म भी कुछ होगा, तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है किसी भी सीक्वेंस का, और ये सीक्वेंस आपकी एपी में है, तो यहाँ पर अपन एपी की कंडीशन लगा देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। बट सोल्यूशन से पहले उसने पूछा क्या, ये तो पता कर लें हम। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2:1/2 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। बोला गया है इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर, जो टॉप वाला रंग है और जो बॉटम का रंग है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनको जो अरेंज किया गया है वो 2:1/2 के पार्ट में अरेंज किया गया, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस रखी गई वो इतनी रखी गई। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कैसा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, वो भी मीटर में दिया हुआ है, बाकी की सभी डिस्टेंस लेंथ आपको जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए सोल्यूशन देखिए, सबसे पहला काम हम यही करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन
टॉप और बॉटम, जो बॉटम में है, जो बॉटम में रंग है और जो टॉप में रंग्स है, इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है आपको कितनी दी गई है 2:1/2, यानी कि आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग इज इक्वल टू में 2:1/2 है, जब इसको अपन मीटर में, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 जितना है उसको इसमें ऐड कर दीजिए +1, 2 2 जा 4 +1 कितना होगा 5/2 इंटू में। अब देखिए मीटर में है और मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, क्योंकि सभी टर्म्स आपकी यूनिट किस में दी है, सेंटीमीटर में दी हुई, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मीटर है, जिसको 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे क्या 100 सेंटीमीटर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स आपको मिल जाएगा 250 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा आपको 250 सेंटीमीटर मिल जाएगा। किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस मिल गया आपको 250 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है, यानी इनको जो अरेंज किया गया वो इनको इतनी डिस्टेंस पे अरेंज किया गया है, ठीक, ये चीज़ आपको दे दी गई। फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फिर ये बात बोली गई है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो ये बोला गया कि आपको वुड बताना है, कि आपको वुड की लेंथ बतानी है, कितनी वुड की लेंथ लगेगी इन रंग्स को बनाने, मतलब कि जो ये रंग्स लगे हुए हैं इन रंग्स को बनाने में या लगाने में कितनी लकड़ी की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी आपको लेंथ बतानी होगी। किसकी लेंथ बतानी होगी, आपको वुड की लेंथ बतानी होगी, जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी इन रंग्स को बनाने में। बात समझ में आ गई आपको इतनी। मैंने क्वेश्चन क्या बोला, देखिए आप समझिएगा पूरी बात, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में आपको एक लैडर दिया गया हुआ है, लैडर में रंग्स होते हैं, रंग्स यहाँ पे जो टॉप में है और बॉटम में, 2 रंग्स की लेंथ आपको दे दी गई है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई ये आपको दे दी गई। जो 2 रंग्स हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 रंग्स कितनी दे दी गई आपको 25 सेंटीमीटर दे दी गई, कि इन सभी रंग्स को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अरेंज किया गया है। और जो टॉप और बॉटम वाली रंग्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे दी गई है 250 सेंटीमीटर, हमने निकाली है, अभी दिया तो आपको 2:1/2 मीटर दिया गया था, बट इसको हमने जब सॉल्व किया मिक्स्ड फ्रैक्शन को और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आपको मिल गया 250 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला कि आप हमें ये बताओ कि इन रंग्स को बनाने में या लगाने में कितनी लकड़ी की रिक्वायरमेंट होगी या उस लकड़ी की लेंथ कितनी होगी, ये आप हमें बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे कि आप हमें पहले नंबर ऑफ़ रंग्स बताइए कितने हैं, क्योंकि जब हमें नंबर ऑफ़ रंग्स की नीड पता चलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें ये पता चल जाएगा कि अगर कितने रंग्स यहाँ पर इस लैडर में कितने रंग्स लगेंगे तभी तो हम बात कर सकते हैं ना। क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि अगर हमें इस सीढ़ी के नंबर ऑफ़ रंग्स पता चल गया कि कितने इसमें रंग्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, इनकी डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। जो ये आपकी रंग्स है इन रंग्स की डिस्टेंस को, लेंथ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसकी लेंथ को ऐड करेंगे, इसकी लेंथ को, इन सभी टोटल लेंथ को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें टोटल लेंथ पता चलेगी किसकी, वुड की। क्या कर लेंगे, अगर हमें टोटल लेंथ पता करनी है वुड की कि कितनी वुड की रिक्वायर्ड होगा, इस रंग्स को, मतलब इसमें रंग्स को लगाने में कितने वुड की रिक्वायरमेंट है उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या करते हैं, इन जितनी भी रंग्स लग रही हैं इन सभी रंग्स की लेंथ को ऐड कर देते हैं, तो हमें टोटल वुड रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा कितना वुड रिक्वायर होगा। जैसे क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, ठीक है। इज इक्वल टू में देखिए क्या लिखने वाले हैं, इज इक्वल टू में हम लिखेंगे क्या 45 सेंटीमीटर, फिर प्लस बोलेंगे डैश 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 प्लस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हम बोलेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, हम बोले इज इक्वल टू में सम ऑफ लेंथ ऑफ रंग्स, क्या हो बोलेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ रंग्स। हम लेंथ की जो रंग्स हैं उन रंग्स की लेंथ के सम फाइंड आउट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना हमें वुड रिक्वायर्ड होगा इन रंग्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई, आपने तो इतना कर लिया, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इस AP का सम फाइंड आउट करने चलेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहली चीज़ तो ये कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाना हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है ना, तो हम क्यों ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म में वाला फॉर्मूला लगाएं, है कि नहीं? तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म में फॉर्मूला ओपन करेंगे। कौन सा? n/2a प्लस l वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म a क्या पता, हमें फर्स्ट टर्म a इक्वल टू हमें मालूम है कितना, a इक्वल टू में दिया है 45 सेंटीमीटर और लास्ट टर्म आपको दे दिया गया 25 सेंटीमीटर। बट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें पता जरूरी है, होना चाहिए। कि जब तक वो नहीं पता चलेगा हम तो सम फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। जब टोटल सम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो हमें टोटल वुड कितनी रिक्वायर्ड होगी वो हमें पता चल नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें n फाइंड आउट करना हो। ये n क्या है? n नंबर ऑफ, इस सीक्वेंस के लिए n क्या है? नंबर ऑफ, क्या है? नंबर ऑफ रंग्स हैं। n क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर? n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रंग्स को डिनोट कर रहा है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट करने के लिए हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स, बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स। देखिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला याद रखिएगा। मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया? फॉर्मूला लिखवाया टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स और प्लस वन। अब ये +1 क्यों किए अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी इस चीज़ को समझाऊंगा। हमने +1 क्यों किया? मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू में होगा टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स। देखिए टॉप एंड बॉटम जो रंग्स है इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी मिली आपको? 250 सेंटीमीटर मिली। कितनी मिली? 250 सेंटीमीटर मिली है, ठीक है। और नीचे क्या? अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स और टू कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस। देखिए टू कॉन्सिक्यूटिव रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? 250 को 25 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ रंग्स क्या होगा। चलिए देखिए इसका एक सोल्यूशन यहाँ देखिए। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स कितना है? 250 है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स 25 सेंटीमीटर और प्लस का 1। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 11। कैसे? 25 10 250 और 10 + 1 आपको मिलेगा 11। n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको स्टूडेंट्स? 11 मिल गई। n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 11 क्या होंगे? नंबर ऑफ रंग्स होंगे जो इस लेडर में रिक्वायर्ड होंगे, इस लेटर के लिए रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं? हमें n की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया। अब हमें इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है और इन रंग्स का हम सम फाइंड आउट करेंगे कि इन रंग्स के लेंथ का सम फाइंड आउट करेंगे तो हमें टोटल वुड रिक्वायर्ड कितनी होगी वो हमें पता चल जाएगा। लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड लिखिए 11/2 हो जाएगा। a आपके पास 45 है, l आपके पास है 25, ठीक है। तो हो जाएगा 11/2, 45 + 25, 5 5 10 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, 2 1 जा 2, 2 35 जा हो जाएगा 70। तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू में 35 मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55 का कैरी आया 5, 11 3 जा 33 और 5 38, 385 मिल जाएगा। समझ बात आ गई आपको इतनी? यानी कि 385 सेंटीमीटर। ये क्या है? लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड। ये क्या आपको मिला? लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। समझ बात आ गई आपको इतनी? नहीं आई? आ गई ना? इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स अपॉन में रंग्स डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रंग्स यानी 25 सेंटीमीटर +1। अब देखिए हमने यहाँ पे +1 क्यों किया? ये जो +1 हमने किया, ये +1 क्यों किया समझिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए अब ये क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व हो गया ना, अब मैंने +1 क्यों किया उसको समझिएगा। देखिए यहाँ समझा रहा हूँ आपको। देखिए मान लीजिए आपके पास एक ये लेडर है, इस लेडर में कितने रंग्स हैं? ये रहे 4 रंग्स हैं। कितने रंग्स हैं? 4 रंग्स हैं। इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है मान लीजिए 10 है। इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10 है, ठीक है। इनके बीच की टोटल डिस्टेंस 10 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आपको दे दी गई है? 2 दे दी गई है, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को। मैंने बोला आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू में कितना है? 5 है, ठीक है। इनके बीच की जो 2
टू कॉन्सिक्यूटिव रंग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर, और टॉप एंड बॉटम रंग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रंग्स कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने कर दिया +1, अगर +1 नहीं करता हूँ देखिए कितना आएगा 2 5 जा 10, कितना है आपको 2 5 जा 10 मिला आपको, यानी 5 मिला आपको। देखिए इसमें नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं 1 2 3 4 मिला, 1 2 3 4 मिला कि नहीं मिला। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। क्यों गड़बड़ कर दी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2, ये 2 4 और 2 6 है कि नहीं, यहाँ पे आपको 10 नहीं होगा, यहाँ पे हम 6 लेंगे। कितना लेंगे 6 लेंगे, तब सही होगा, तब आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 2 3 4, देखिए 2 2 4 2 6 टोटल डिस्टेंस इनके बीच की 6 होगी ना, अगर 2 2 इनके बीच की डिस्टेंस है 10 तो हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे 6 होगा। जब अपन 6 लेंगे देखिए यहाँ पे कितना मिला आपको 3 मिला। आप देख रहे हैं कि आपको जो नंबर ऑफ रंग्स कितना मिला है यहाँ पर 3 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ रंग्स कितने 1 2 3 4 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा जब आप टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम से डिवाइड करेंगे किसको, इसको डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम को डिवाइड करेंगे किसके, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रंग्स के बीच के डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, तो आपको हमेशा नंबर ऑफ रंग्स से जो एक्चुअल में नंबर ऑफ रंग्स हैं उनसे एक कम मिलेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं +1 ऐड करते हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ रंग्स मिल जाता है 1 2 3 4। मेरी बात समझ में, आपको 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, 1 इसलिए ऐड कर रहे हैं, जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपको एक कम ही मिलेगा, तो उस एक कम को आपको पूरा करने के लिए +1 करना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 ऐड जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए, फॉर्मूला भी अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। वहाँ पे सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपका 4 सुनिए, द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। क्या है कि जो हाउस हैं, हाउस को जो हाउसेस की क्वांटिटी है वो एक रो में है, क्या अरेंज हैं, मतलब जो कभी आपने देखा होगा कॉलोनी में हाउस सभी एक रो में बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जो उनकी नंबरिंग की गई है वो क्या की, जैसे मान लीजिए इस तरीके से की गई है, एक रो है, उस रो में हाउसेस की नंबरिंग की गई। जैसे मान लीजिए पहला हाउस ये रहा, ठीक है, दूसरा हाउस, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है। ऐसे ही कितने हाउस हैं, नंबर 49 हाउसेस हैं, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिवली बोला गया, यही तो बोला गया, द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। कहाँ से 1 2 3 4 5 कहाँ तक 49 तक, ये एक रो में अरेंज किए गए हैं हाउस, ठीक है। फिर क्या बोला गया क्वेश्चन में, शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रिसीडिंग द हाउस। देखिए प्रिसीडिंग का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रिसीडिंग का मतलब होता है अगर मैंने ये नंबर लिया तो इससे पहले वाले, प्रिसीडिंग मतलब इससे पहले, ठीक है, इससे पहले वाले या इससे आगे वाले, सॉरी इससे आगे वाले, और इसके बाद वाले का मतलब होता है फॉलोइंग इट, ठीक है ना। बोला गया आगे, फिर क्या बोला गया कि प्रिसीडिंग द हाउसेस हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कब बोला गया, कंडीशन बोल दी गई आपको। कंडीशन क्या बोली गई, बोली गई कि आपको इन नंबर्स जो आपको ये हाउस की नंबरिंग की गई है, इन नंबर्स के बीच में कहीं पर एक x हाउस है जिसकी नंबर क्या है, वो किस नंबर पर हमें ये मालूम नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, देखिए ये है आपका 49 वाला हाउस, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में कहीं पर एक x नंबर का हाउस भी रखा हुआ है, मतलब है x नंबर का हाउस भी है, बट ये किस नंबर पर है ये हमें मालूम नहीं है, और इसी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट भी करनी है। इस क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट देयर द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। बोला गया शो दैट द देयर इज अ वैल्यू, यहाँ पे कोई एक वैल्यू ऐसी है कि इन्हीं के बीच में x है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फिर बोला गया कि इससे प्रीसीडिंग जो हाउसेज नंबर हैं, इससे प्रीसीडिंग जो हाउस के नंबर, इनका जो सम है, इनका जो सम है किसका, इससे प्रीसीडिंग, इनसे आगे वाले जो हाउसेज के नंबर हैं उनका जो सम है इसके बाद वाले हाउसेस के नंबर के सम के इक्वल है। कहने का मतलब क्या है, वो ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के जो हाउस हैं x से जस्ट पहले वाले, इससे जस्ट पहले वाले, इससे पहले वाला कौन सा नंबर, मान लीजिए x-1 होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना, तो उसको हम क्या मान लेते हैं x-1, यानी कि हमें यहाँ तक के
सम जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हाउसेस के नंबर का जो सम होगा वो यहाँ से, इसके बाद कौन सा होगा, जस्ट इसके बाद वाला वो होगा x+1, यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस के नंबर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आप सभी को? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला गया ये कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ। कंडीशन ये है कि x से जस्ट पहले वाले जितने भी हाउसेस के नंबर हैं उन सभी का सम जो यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस का नंबर का जो सम है वो यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस के नंबर के सम के इक्वल है। कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है आपके कि Sx-1, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, जो सम है किसका, यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस के नंबर का जो सम है Sx-1। जैसे होता नहीं था कि अगर आपके पास जैसे लिखते थे ऐसे 1 2 3 4 डैश एन तक लिखते थे, बोलते थे इनका सम बताओ एन टर्म्स का, तो आपके बोलते थे एस एन बोलते थे। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ अगर 1 2 3 4 5 डैश x-1 तक लिखा हुआ है, तो मीन्स आपको Sx-1 टर्म्स का सम बताना है, ये नंबर्स का सम बताना। वो किसके इक्वल होगा आपका, वो होगा इक्वल इनके सम के इक्वल होगा। किसके सम के इक्वल, इनके सम के इक्वल होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ से कितने नंबर होंगे, कितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं हमें तो मालूम नहीं है, कि यहाँ से तो पता है कि 1 से लेकर के x-1 तक गया, बट यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं हमें मालूम नहीं है। तो वहाँ से अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम क्या दिमाग लगाएंगे कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक के हाउसेज के नंबर का सम फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, सम निकालना। मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस के जो नंबर हैं उनका अगर सम निकालना है तो आप क्या करिए, आप ये करिए कि यहाँ से देखिए, समझिएगा इस बात को, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी हाउसेस के नंबर का सम है उसमें से क्या करिए, उसमें से इतने को माइनस कर दीजिए। कितने को माइनस कर दीजिए, इतने को माइनस कर दीजिए। नहीं समझ पाए मेरी बात आप? देखिए अगर हम इस पूरे में से इतना माइनस कर दें, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस पूरे में से, सॉरी यहाँ से यहाँ तक हम गलत बोल लेते, वही तो मैं सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक के सभी हाउसेस के नंबर को हम माइनस कर दें। देखिए मैंने क्या बोला, मेरी बात समझिए, मैं बोल रहा हूँ मुझे यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस का नंबर का सम चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ आप क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस का नंबर का सम फाइंड आउट करिए, उस सम में से यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस के नंबर के सम को माइनस कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस के नंबर का सम फाइंड आउट किए और उसमें से यहाँ तक के हाउसेस के नंबर के सम को माइनस कर देंगे तो आपको इसका सम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। कहने का मतलब ये मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से 49 नंबर तक के जो हाउसेस का सम होगा वो क्या होगा, S49 हो जाएगा, और इसमें से आप माइनस कर दो यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स का सम, यानी कि 1 से x तक, यानी कि Sx माइनस कर दो आप। ये मैं बोल रहा हूँ। जाहिर सी बता कर देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूँ, ये बोलिए कि जैसे लिखा 1 + 2 + 3 + डैश डैश 10 तक मैंने नंबर्स लिखे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कितना है, 7 है, यहाँ पे 7 है, फिर डैश है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप क्या करिए, यहाँ से ये जो बीच में नंबर लिखा हुआ है x, ये बीच में कोई एक नंबर लिखा हुआ x लिखा हुआ, कौन सा नंबर है हमें मालूम नहीं। मैं बोल रहा हूँ इससे पहले वाले जो नंबर्स हैं, इससे पहले वाले, इस x से पहले वाले जो नंबर्स हैं और इस x के बाद वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, मैंने बोला इस x से पहले वाले जो नंबर हैं, इस x के बाद वाले जो नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये बोलूँगा कि मुझे बोला गया कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स का सम जो है वो कितना है। मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि x-1 है, मतलब कितना है, ये 3 है, S3 मान लीजिए, ठीक है, मैंने बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स का सम कितना है, ये x-1 है, कितना है, x-1, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला कौन सा होगा, x-1 होगा, तो x-1 इक्वल टू में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अगर इनका सम फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसका सम इन सम के इक्वल होगा, बट इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमें तो मालूम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक के वालों का जो सम मिला आपको वो किसके इक्वल होगा, वो पूरे वाले से ऐड करिए और पूरे वाले को ऐड करके यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दीजिए, बस। देखिए बहुत ही सिंपल, आप समझ गए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपको बोला गया कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम है नंबर्स का, हाउसेस के नंबर का जो सम है वो यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस के नंबर के सम के इक्वल है, तो आपको इनके हाउसेस नंबर का सम को इक्वल फाइंड आउट करना होगा ना, तभी तो काम हो पाएगा। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि हमें इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता चल पा रहा है, हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी मालूम
नहीं है, सिर्फ लास्ट टर्म पता है बस और कुछ भी पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर x+1 है जो कि हमें x नोन नहीं है। इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा जुगाड़ बनाएं जिससे कि हमारा सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे। तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सिंपल तरीका है, आप यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स का सम फाइंड आउट करिए और उसमें से इनको माइनस कर दीजिए x तक के नंबर्स के सम को, तो आपको ये मिल जाएगा। तो वो क्या हो गया, यहाँ से वहाँ तक यानी 1 से 49 तक के नंबर्स का सम S49 होगा और 1 से x तक के नंबर्स का सम SX हो जाएगा। और जब इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके इधर के सम के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको इतनी? चलिए अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए SX-1 का मतलब होता है x-1 टर्म्स का सम। कैसे, देखिए हम बोलेंगे कि अगर इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों नोन है। फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है x-1, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस यानी लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, और n की वैल्यू कितनी x-1 तो लिखेंगे x-1 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, लास्ट टर्म कितना है इसमें x-1 है, तो ये हो गया x-1 ठीक इज इक्वल टू में S49 में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 यानी 49 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म आपका 49 है, ठीक है। फिर माइनस SX का मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म x है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स x है इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म x है, तो 1 + x हो जाएगा, ठीक सिंपल वे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x-1 डिवाइडेड बाई 2, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा इंटू में x इज इक्वल टू में 49 डिवाइडेड बाई 2, 49 + 1 कितना हो जाएगा इंटू में 50 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का x/2 इंटू में कितना है x+, ठीक। चलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस का x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए 1/2 यहाँ पर भी 1/2 यहाँ पर भी, तो अपन 1/2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर कितना बचेगा 49 इंटू में 50 माइनस का, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x² माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस का x इज इक्वल टू में 49 इंटू 50 करेंगे, 5 9 45 का 5 करिए 4, 5 4 जा यहाँ हो जाएगा 245, ठीक है इतना हो जाएगा। ठीक फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है एकदम सही है। माइनस का x² माइनस का x हो गया। अब देखिए सॉरी माइनस का x से माइनस x कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का x² इधर आकर के प्लस का x² हो जाएगा, तो x² प्लस का x² इक्वल टू में 2450, यहाँ हो गया 2x² इक्वल टू में 2450, तो यहाँ से x² की जो वैल्यू मिलेगी आपको 2450 डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे सोल्यूशन इधर देखिए, यहाँ से x² इक्वल टू आपको कितना मिल गया स्टूडेंट्स, यहाँ से x² इक्वल टू मिल गया आपको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 12 25। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी √12 25, वो भी कितना प्लस माइनस में। अब हम क्या करते हैं इसके रूट को सॉल्व कर लेते हैं। इसके रूट का जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका रूट जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 35, कितना मिलेगा 35, वो भी प्लस माइनस में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, एक पॉजिटिव मिली और एक नेगेटिव मिली। अब x आपका क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपका क्या हो सकता है, नंबर्स कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, तो ये कभी भी नेगेटिव में जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 35 मिलेगी। हम पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि जो x आपके पास ये जो ये x है, ये x जो हाउस है, इस हाउस का नंबर कितना है 35 नंबर पर है। ये x किस हाउस पे 35, जो 35 नंबर पे जो हाउस है उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इससे इधर वाले के सम के इक्वल, इसके इधर वाले हाउसेस का नंबर का जो सम है इसके बाद वाले हाउसेस का नंबर के सम के इक्वल है, तभी आपको x की वैल्यू मिलेगी 35। समझ में बात आ गई आप सभी को? नहीं देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे ट्विस्ट चीज़ है वो क्या है, वो यही है जो ये आप देख रहे हो SX-1 अपॉन इक्वल टू में S49 माइनस SX, ये सबसे ट्विस्ट है। बस इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर ले जाओ। समझना कुछ भी नहीं, सीधी सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स का सम यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स के सम के इक्वल है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका तो सम हमें मिल गया क्या SX-1 मिल गया, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हमें पता है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, लेकिन इसका हमें कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए इसको डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए हम बोलेंगे आप पूरे में से इतना माइनस कर दो। अगर आप पूरे में से इतना हटा दोगे तो कौन बचेगा, सिर्फ यही तो बचेगा ना। बस वही हमने किया है, उसको मैथमेटिकल लिख दिया, फिर सॉल्व कर लिया, आंसर भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। ठीक है, ये बात होगी आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन पर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 5.4 और चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, चलिए उसको अब देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, सुनिए। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स, ईच ऑफ विच इज 15 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। देखिए, जब आप कहीं भी किसी स्टेडियम में जाते हो या फिर देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर बात कर दी गई आपके पास में किस बारे में, फुटबॉल के बारे में, किसके बारे में, आ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड। एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड में लोगों को बैठने के लिए एक टेरेस है, ये आपका टेरेस है। मैंने तो बनाया छोटा है, ठीक है ना, जैसा भी बन पाया मैंने आपको बना दिया, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से लग नहीं रहा हो क्योंकि जैसे कि आपकी बुक में बना हुआ, मैंने वैसा नहीं बनाया, ठीक है। मैंने सिर्फ सिंपल सा आपको ऐसे बना के दिखा दिया कि आपको लगे कि हाँ कुछ है, ठीक है। देखिए फिर क्या बोला गया कि जब आप ग्राउंड में जाते हो, जब फुटबॉल मैच देखते हो तो आपको बैठने के लिए क्या दिया जाता है, ऐसे ही बना दिया जाता है, ठीक है। टेरेस बनाई जाती है, उसमें क्या होती है, सीढ़ियाँ होती हैं उसे बैठने के लिए लोगों की, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर है, वैसे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर होता है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। फिर क्या बोला गया इसमें, ये बोला गया कि ये लॉन्ग है, क्या बोला गया इसमें, ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स। और इसमें जो स्टेप्स कितने हैं, यानी जो स्टेप्स हैं इसमें बैठने के लिए जो स्टेप्स, जैसे कि ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, मैंने तो 6 स्टेप्स बनाए, बट इसमें कितने स्टेप्स हैं, 15 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 15 स्टेप। जो आपने बुक में डायग्राम दिया देखिए, उसमें आप काउंट करेंगे तो आपको 15 स्टेप्स दिखेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला गया आगे, फिर ये बोला गया कि ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। जितने भी यहाँ पर आपके बने हुए हैं, ये बैठने के लिए जितने भी बने हुए हैं, ये कितने हैं, सभी 50 मीटर लॉन्ग हैं। कितने लॉन्ग हैं, 50 मीटर लॉन्ग हैं, और सभी एक सॉलिड कंक्रीट से बने हुए हैं। किससे बने, सॉलिड कंक्रीट से बने हुए हैं। इनकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर लेंथ है। किसकी, ये जो लेंथ है, ये लेंथ अगर 50 मीटर तो इसकी भी लेंथ 50 मीटर, इसकी भी जो लेंथ बनेगी 50 मीटर, इसकी भी 50, और इसकी भी 50, इसकी भी 50 और इसकी भी 50। इन सभी की लेंथ कितनी है, 50 मीटर बनेगी, ठीक है, इन सब की, ठीक। फिर क्या बोला गया आगे, फिर ये बोला गया कि ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। जो हर एक स्टेप्स बने हुए, जो स्टेप्स बने हुए बैठने के लिए, इन स्टेप्स की टोटल लेंथ कितनी है, 50 मीटर। बट ये जो राइज हुए हैं ग्राउंड से, जो राइज हुए हैं इनकी लेंथ कितनी, ग्राउंड से इनकी लेंथ कितनी है, 1/4 मीटर है। जो पहला स्टेप है उसकी ग्राउंड से लेंथ कितनी है, 1/4 मीटर है। इसी तरीके जो दूसरा स्टेप है उसकी ग्राउंड से कितनी हो जाएगी, 1/4 + 1/4। फिर उसके बाद जो तीसरा है उसकी कितनी हो जाएगी, 1/4 + 1/4, यानी ये लेंथ 1/4 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/4 + 1/4। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/4 + 1/4 + 1/4। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। बात समझ में आ गई, या फिर 4 टाइम्स ऑफ 1/4 ऐसे भी बोल सकते हो आप। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। राइजेस का मतलब क्या है कि जो ये स्टेप्स है ये ग्राउंड से कितने ऊपर हैं वो लेंथ आपसे बोला गया। और जो ट्रेड है, ट्रेड का मतलब होता है चौड़ाई से। जैसे कि आपके जो ये स्टेप्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये स्टेप्स बना हुआ है, ये स्टेप्स आपके बने हुए हैं, ठीक है। ये स्टेप्स ऐसे कुछ आपके बने हुए हैं, देखिए ऐसे बने हुए हैं स्टेप्स आपके कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है, बैठने के लिए। इनकी जो ये ग्राउंड से जो इनकी लेंथ है, ये जो इनकी ग्राउंड से हाइट है, ये आपकी राइज हो गई। और जो इनकी लेंथ है, जो आप चौड़ाई इनकी देख रहे हो, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी ट्रेड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बोलेगी कि जो इनकी ट्रेड है वो 1/2 मीटर है। हर एक स्टेप्स की ट्रेड कितनी है, ट्रेड जो है वो कितनी है, 1/2 मीटर है। और जो राइज है वो ग्राउंड से 1/4 मीटर है। पहले वाले स्टेप की राइज 1/4 मीटर, दूसरे वाले की 1/4 × में 2, तीसरे वाले की 1/4 × में 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये लेंथ 1/4 है। बट अब अगर हम इसकी बात करें, इस वाले स्टेप की, तो ये कितनी हो जाएगी, 1/4 + 1/4, क्योंकि ये स्टेप 1/4 और ये भी 1/4, तो 1/4 + 1/4, 2 × में 1/4, 1/4 + 1/4 + 1/4, 3 × में 1/4। इस बात को आप समझ पा रहे हो ना, वेरी गुड। तो यही से मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। लेंथ है इनकी, टोटल लेंथ कितनी है, 50 मीटर है। ट्रेड कितना, 1/2 मीटर। बट इनकी स्टेप्स की जो राइज है वो 1/4 मीटर है पहले स्टेप के लिए, दूसरे के लिए 2 × में 1/4, तीसरे के लिए 3 × में 1/4, चौथे के लिए 4 × में 1/4। ऐसे इंक्रीज होता चला जा रहा है 15 स्टेप्स तक, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया, आगे ये बोला गया क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो इस टेरेस को बनाने के लिए टोटल कितना वॉल्यूम लगेगा कंक्रीट का, वो हमें बताना है। तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि एक स्टेप को बनाने में कितना कितना वॉल्यूम होगा, दूसरे स्टेप को बनाने में कितना वॉल्यूम होगा कंक्रीट का यूज़ हुआ, तीसरे स्टेप को बनाने में कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ कंक्रीट का। मतलब
कंक्रीट का कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है, उन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा कि कितना कंक्रीट यूज़ हुआ है, कितना वॉल्यूम कंक्रीट यूज़ हुआ है इस टेरेस को बनाने में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्टेप का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर दूसरे स्टेप का वॉल्यूम निकालेंगे, तीसरे स्टेप का वॉल्यूम निकाल ऐसे ऐसे डाटा करके 15 स्टेप्स तक का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल टेरेस का कंक्रीट का वॉल्यूम मिल जाएगा, कितना कंक्रीट का वॉल्यूम लगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले आपसे ये बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, बोलेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सोल्यूशन अपन देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या बन रहा है, आपका क्या है ये आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या बन, किसी भी जैसे कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ऐसे इस तरीके क्यूब का शेप बन रहा है, उसका वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, देखिए लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ कितनी दी गई आपको, 50 मीटर दी गया है, ब्रेथ कितना है 1/2 मीटर है, और हाइट कितनी है 1/4 मीटर। ये फर्स्ट के लिए है, ध्यान रहे, पहले के लिए, पहले स्टेप के लिए, जो पहला स्टेप आपका ये देखिए ऐसे बनेगा, पहला स्टेप ऐसे जा करके ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, जो पहला स्टेप ये बना है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है 50 मीटर है, हाइट कितनी है 1/4 और ब्रेथ कितना है 1/2 है। ऐसे ही बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, सॉरी ये स्टेप है, सेकेंड स्टेप इज इक्वल टू में क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट ही होगा। ठीक है, तो लेंथ कितनी है 50 मीटर, ब्रेथ भी 1/2 ही रहेगा, चेंज नहीं हो रही, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हाइट कितनी है 1/4 है, और ये भी आपकी हाइट कितनी है 1/4 है, तो 1/4 प्लस 1/4, देखिए 1/4 प्लस 1/4 कितना दे देगा आपको, 2/4 दे देगा, या फिर ये बोलें कि आपको कितना दे देगा, ये दे देगा आपको 2 इंटू में 1/4 दे देगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम बोलें वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 इंटू में 1/2 इंटू में 3 इंटू में 1/4 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ फोर्थ स्टेप कितना हो जाएगा आपके पास, बोलेंगे 50 इंटू में 1/2 इंटू में 4 इंटू में 1/4। तो आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आपकी क्या बन रही है, एपी बन रही है। ठीक है, तो इसको हम अगर हम सीक्वेंस के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 50 इंटू में 1/2 इंटू में 1/4, ठीक, फिर प्लस लिखेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। क्या चाहिए हमें, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो हम बोलेंगे कि पहले स्टेप का हम वॉल्यूम निकाल लें, दूसरे स्टेप का वॉल्यूम निकाल लें, ऐसे 15 स्टेप तक का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें, उसका सम फाइंड आउट कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू में टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा 50 इंटू में 1/2 इंटू में 1/4 प्लस 50 इंटू में 1/2 इंटू में 1/4 इंटू में 2, या 2 इंटू में 1/4 लिख दें, 2 इंटू में 1/4 पहली चीज़, फिर प्लस बोलेंगे 50 इंटू में 1/2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 1/4 ना जाएगा, 3 इंटू में 1/4। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप, ओके। इसी तरीके से हमें कहाँ तक जाना है, 15 स्टेप तक जाना है। 15 स्टेप में क्या हो जाएगा, 50 इंटू में 1/2 इंटू में 15 इंटू में 1/4 हो जाएगा, बस इस तरीके से हम चले जाएंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। तो अगर आप सम फाइंड आउट करने से पहले एक चीज़ देखो, तो 50 इंटू में 1/2 इंटू में 1/4, 50 इंटू में 1/2 इंटू में 1/4, ये आपका क्या है, सभी में कॉमन है। जब आप इसमें से कॉमन ले लोगे, क्या 50 इंटू में 1/2 इंटू में 1/4 आप कॉमन ले लेते हो, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास देखिए, जब इसमें 50 1/2 1 2 1/4 कॉमन ले लेते, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ से कॉमन ले लेते, यहाँ बचा 2, यहाँ बचेगा 3 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ बचेगा 15 बचा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 इंटू में करेंगे तो 25 बचेगा, हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 + 2 + 3 + डैश 15, जो कि आपका ये एपी में है। तो इसका सम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2, n कितना आपके पास है, n इक्वल टू देखिए, आप बोल दिएगा आपको 15 स्टेप्स हैं, n इक्वल टू कितना दिया गया आपको 15, पहले ही बोल दिया गया है। तो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2, a + l, यानी फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना आपके पास है 15। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए आपको क्या मिल जाता है, 25 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में
15 1 16, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 15 इंटू में 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। 15 2 जा 30 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू में 30, 25 इंटू 30 कितना, 3 5 जा 15 का 5 कैरी आया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 750 कितना मिलेगा आपको 750 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, 750 मीटर क्यूब मिल गया आपको। यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना मिल गया आपको, लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आपको मिल गया 750 मीटर क्यूब। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए सारी चीज़ें कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। मेरे ख्याल से लगता है तो कैलकुलेशन तो सब ठीक है, और जो आपका आंसर भी आया है वो आंसर भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, कितना है 750 मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जो ट्विस्ट था वो यही था कि इनकी जो राइज है, जो इनकी लेंथ हाइट है, वो हाइट क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ग्राउंड से हाइट इनकी क्या कर रही है, बढ़ती चली जा रही है। पहले 1/4 थी इतनी, फिर इतनी 1/4, तो इतनी भी 1/4, तो 2 × 1/4। अब ये इतनी 1/4, तो ये कितनी होगी 2 × 1/4, तो 3 × 1/4 होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात आपको। इस तरीके से हमने ये लिख दिया और आपको मिल गया। ध्यान रहे, आपको टोटल कंक्रीट का वॉल्यूम पूछा तो आप पहले स्टेप का वॉल्यूम निकालिए, दूसरे स्टेप का निकालिए, तीसरे का निकालिए, इसी तरीके 15 स्टेप्स का वॉल्यूम निकाल करके उसे आप ऐड कर दो तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल आएगा। किसका, इस टेरेस को बनाने में कितना वॉल्यूम लगा कंक्रीट का, वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 5.4 भी कंप्लीट होती है और 5.4 के साथ में हमारी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की सभा। नेक्स्ट सभा में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। ओके, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको भी अपन बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ें सीखेंगे, सारी टर्मिनोलॉजी, सारे फॉर्मूले अच्छे से करेंगे। अब मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये है, जिन स्टूडेंट्स ने सारे लेक्चर्स देखे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब वो क्या करें, वो अपनी रेफरेंस बुक को सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी सॉल्व कर ली। अब वो रेफरेंस बुक का अपनी स्टार्ट करना सॉल्व करें, और जिन्होंने अभी तक इसे सॉल्व नहीं किया, पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर आप अपने रेफरेंस बुक को स्टार्ट करिए सॉल्व करना। क्योंकि एपी का चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर होता है। यहाँ से जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, वो आप इजी वे में कर भी सकते हो। इसके क्वेश्चंस आपके छूटने नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।